फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का, ओके, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधि। देखो, चुनाव क्या होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, चुनाव और निर्वाचन। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि यानी उम्मीदवार को चुनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, चुनाव और निर्वाचन। ठीक है, आगे देखो, प्रतिनिधि क्या होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति को चुनाव करके सरकार में, संसद या फिर विधानसभा में भेजती है उसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने बिहाफ पर, ठीक है, किसी एक व्यक्ति को चुनकर भेजती है सरकार में, यानी संसद में या फिर विधानसभा में भेजती है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिनिधि। यानी कि क्या है, वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उनका क्या हुआ, वो प्रतिनिधि हो गया। अब देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर हाथ उठाकर अपना मत देती है। यानी देखो, पहले क्या होता था, पहले तो बहुत कम जनसंख्या होती थी, तो उसमें क्या होता था कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर अपना मत बताते थे कि हम ये मतलब हमें ये वाला उम्मीदवार पसंद है, तो हम इसे अपना मत देते हैं। ठीक है, अब लेकिन ऐसा क्या है कि इसमें जनसंख्या देखो लगातार बढ़ती जा रही है। अब इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी को एक जगह इकट्ठा कर लो, ठीक है, हाथ उठाकर बता दो हमें ये उम्मीदवार पसंद है। ठीक है, तो इसलिए अब क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, जो अभी हमने पढ़ा ना, प्रतिनिधि, ठीक है, वो वाला यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही अब काम में लाया जाता है। ठीक है, देखो, दो तरह के लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष हम समझ चुके, अब देखेंगे अप्रत्यक्ष। देखो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता अपने प्रतिनिधि को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है। यानी अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जनता अपने, कहाँ गया, देखो, जनता जिस व्यक्ति को चुनकर उसकी सरकार में भेजती है, ठीक है, जनता क्या था, अपनी ओर से एक व्यक्ति को चुनती है और उसे सरकार में भेजती है कि तुम हमारे प्रतिनिधि हो, यानी तुम हमारा प्रतिनिधित्व करोगे सरकार में जाकर। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें जनता अपना एक प्रतिनिधि भेजती है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है सरकार। ठीक है, अब देखो, चुनाव और लोकतंत्र, ठीक है, ये सारी बातें याद रखना जो इसमें बताई है मैंने। ठीक है, ये दोनों बातें जरूरी है। देखो, चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है। और वही क्या है, चुनाव लोकतंत्र के बिना क्या है, महत्वहीन है। यानी चुनाव हो लेकिन लोकतंत्र ना है। ठीक है, जैसे कि चुनाव करने की इजाजत तो मिली है लेकिन हम अपनी मर्जी से यानी लोकतंत्र होकर, ठीक है, ऐसे नहीं चुनाव कर सकते, तो वो क्या है, चुनाव महत्वहीन होगा। अब देखो, भारत में चुनाव व्यवस्था क्या है। भारतीय संविधान में चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम, कानून और स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध करा हुआ है। ठीक है, संविधान में क्या है, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं चुनाव करवाने के लिए, जिसपे क्या है, सिर्फ जो क्या है, विधायिका है वही क्या है, कानूनों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, समय के हिसाब से, क्योंकि देखो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो कानून वो परिवर्तन कर सकती है, यानी संशोधन कर सकती है, पूरी तरह से हटा नहीं सकती लेकिन उसमें संशोधन कर सकती है। अब देखो, चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, उसकी कार्यप्रणाली, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, ठीक है, मतगणना कैसे होगी, कौन करेगा, ठीक है, ये सारी बातें क्या हमारे संविधान में लिखी हुई है। और ये क्या, चुनाव जो होता है, चुनाव करवाना किसका काम होता है, चुनाव आयोग का काम होता है। ठीक है, इसके लिए चुनाव आयोग होती है जो चुनाव करवाती है देश में। देखो, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, एक चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। पहला क्या है, पहला है जो कि मुख्य होता है यानी हेड होता है सबका। ठीक है, और दो क्या होते हैं, उसके सहायक होते हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये याद रखना आप, देश के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। ठीक है, सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, श्री सुकुमार सेन, नाम याद रखना। अब देखो,
ठीक है, ये पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं चुनाव प्रणाली कितने प्रकार की होती है। देखो मैंने इसकी स्लाइड अलग से बनाई थी। देखो चुनाव प्रणाली दो प्रकार की होती है, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है, देखो सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी FPTP शॉर्ट में ये भी कहते हैं हम। ये भी याद रखना है, क्या पता एग्जाम में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली ना लेकर, मतलब ना देकर क्या दे दे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो इसका आप वो वाला नाम भी याद रखना। दूसरी कौन सी चुनाव प्रणाली है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। चुनाव प्रणाली के दो भाग हो गए, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के भी क्या है, दो भाग है, यानी दो पार्ट है। तो पहला कौन सा है, सूची प्रणाली, ठीक है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, लिस्ट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और इसे हम क्या बोलते हैं, हेयर पद्धति भी बोलते हैं, क्योंकि इस पद्धति को किसने दिया था, हेयर ने ही दिया था। देखो अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सूची प्रणाली क्या है। देखो सूची प्रणाली में क्या होता है, एक न्यूनतम सीट की आवश्यकता होती है, जो हम फिक्स कर देते हैं कि इतनी सीट होनी चाहिए, तो उसका एक उम्मीदवार चुना जाएगा, ठीक है। तो न्यूनतम सीट हमें पता कैसे चलती है कि इतनी सीट होनी चाहिए, उसका भी एक क्या है, फॉर्मूला है, न्यूनतम सीट का फॉर्मूला। देखो कुल मतदान, ठीक है, कितने मतदान हो रहे हैं, कुल उम्मीदवार प्लस 1 ब्रैकेट बाहर प्लस 1, ठीक है, ये क्या हो गया, फॉर्मूला, ये याद रखना। देखो जैसे हमने माना कुल मतदान कितने हैं, 100 हुए, ठीक है। कुल उम्मीदवार कितने खड़े हुए हैं, 4, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर प्लस 1, ठीक है। अब देखो 100 और 4 प्लस 1 कितने हो गए, 5, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर प्लस 1। अब ये कट गया, 5 दूनी 10, ठीक है, और 0 कितना हो गया, 20, और एक जोड़ देंगे तो कितना जाएंगे, 21। तो एक सीट के लिए उम्मीदवार को कितने वोट चाहिए, 21 वोट चाहिए एक सीट के लिए, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, न्यूनतम सीट, ठीक है। अब देखो एक प्रतिनिधि को जीतने के लिए न्यूनतम वोट कितने चाहिए, 21, अभी हमने निकाला, ठीक है, 21 होने ही चाहिए, तभी उसको एक सीट मिलेगी। अब देखो हमने माना एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, ठीक है। अब देखो पार्टियों ने अपनी अपनी क्या करी, लिस्ट जारी करी, ठीक है, ये लिस्ट दे दी उन्होंने कि ये हमारे प्रतिनिधि है, यानी उम्मीदवार है, ठीक है। पहले पे हमने इसे रखा, दूसरे पे इसे, तीसरे पे इसे, चौथे पे इसे, ठीक है। ऐसे बी ने भी दे दी कि हमारे भी 4 उम्मीदवार ये हैं। और देखो इसमें क्या होता है, अगर पार्टी ए या बी कोई भी हो, वो एक सीट जीतती है, तो उसका जो सबसे ऊपर वाला, यानी क्रम में संख्या नंबर 1 है, वो क्या होगी, वो सीट जीतेगी, यानी वो वाला उम्मीदवार चुना जाएगा। अगर 2 सीट जीतेगी तो क्या होगा, 1 और 2 को जिताया जाएगा, यानी उसे ही चुना जाएगा। ऐसे ही लाइन वाइज चुने जाएंगे जितनी सीटें होंगी, 3 सीट जीतेगी तो 1 2 3 3 को चुना जाएगा, ऐसे ही इसमें भी होगा, ठीक है। अब देखो इसमें सीट कैसे होती है, मिलती है। अब हमने देखा न्यूनतम सीट कितनी मिलनी चाहिए, मतलब न्यूनतम वोट कितने होने चाहिए, 21। अब देखो ए को कितने वोट मिले हैं, 65, ठीक है। बी को कितने मिले, 23, ठीक है। अदर यानी कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने किसी को नहीं दिया होगा, या फिर नोटा प्रेस कर दिया होगा, ठीक है। नोटा यानी किसी को भी नहीं दिया, और या फिर किसी और पार्टी को दिया है, ठीक है। नोटा का मतलब होता है कि वो किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, वो किसी को भी वोट देना नहीं चाहते, ठीक है, ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। इसे 65 मिले, ठीक है, इसे कितने मिल गए, 23 वोट मिल गए। अब देखो हम इनकी सीटें कैसे निकालेंगे, ठीक है। ए पार्टी की सीटें, अब देखो न्यूनतम वोट कितने होने चाहिए थे, 21, ठीक है। 21 डिवाइड बाय टोटल जितने वोट इन्हें मिले हैं, उससे हमारी सीटें पता चल जाएंगी, ठीक है। 65, तो 21 से हमने डिवाइड करा 65 को, तो 3 बार में क्या आता है, 63 आता है, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, और 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, छोड़ो। देखो इसका 3 आया,
यानी इसको कितनी सीटें मिल गई, 3 सीटें मिल गई। ठीक है, अब देखो ए की 3 सीटें मिली तो उसके कौन कौन से उम्मीदवार चुने जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चुना जाएगा, फोर्थ को हटा दिया जाएगा। इसे 3 सीटें मिली तो इसने क्रम से 1 2 3 चुन लिया, इन तीनों को उम्मीदवार, मतलब ये उम्मीदवार जीत गए। ठीक है, ऐसे ही हम बी का निकालेंगे। पी को देखो कितनी वोट मिले थे, 23 मिले थे। ठीक है, और न्यूनतम वोट कितने होने चाहिए, 21 होने चाहिए। ऐसे हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 1 बार में हो गया, यानी इसको कितनी सीट मिलेंगी, 1 सीट मिलेगी। ठीक है, अब देखो इसको 1 सीट मिली है तो ये क्या करेगा, अपने पहले नंबर वाले उम्मीदवार को क्या करेगा, चुन लेगा, यानी पहला नंबर वाला उम्मीदवार ही इसका जीतेगा। ठीक है, ऐसे इसमें हमने सारी सीटें और उम्मीदवार चुन लिया। ठीक है, देखो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार आप दोबारा से देखो। ठीक है, इजी है, समझ जाओगे। अब देखो इसी का समानुपातिक पद्धति का ही सेकंड पार्ट था हमारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, इसे देखो क्या होता है, वरीयता के आधार पर, यानी वरीयता यानी जिसको हम ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, उसके आधार पर, यानी देखो हमें कुछ पसंद होता है तो हम बोलते हैं ये A1 है, ये A2 है। ठीक है, तो मतलब हम उसे रेट करते हैं। ठीक है, रेटिंग के हिसाब से कि सबसे नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है। ठीक है, ऐसे करके। अब देखो क्या है इसमें, ठीक है, वरीयता के आधार पर। तो देखो वरीयता के आधार पर यानी जो सबसे ज्यादा पसंद है उसे। इसमें देखो इसमें क्या होता है, मतपत्र होता है, एक लिस्ट होती है, उस पे क्या होता है, सभी मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों के सामने क्या करते हैं, 1 2 3 ऐसे करके, यानी जो सबसे ज्यादा पसंद है उन्हें 1 नंबर दे देते हैं, जो उससे कम है उसे 2, उससे कम है उसे 3, ऐसे करके उन पे क्या करते हैं, अपने नंबर डाल देते हैं। इसी नंबरों के हिसाब से क्या करते हैं, अपनी पसंद बताते हैं कि हमें सबसे अच्छा ये वाला लग रहा है इसलिए हम इसको 1 नंबर दे रहे हैं, ये हमें दूसरे नंबर पे पसंद है इसलिए हमें दूसरा नंबर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे तीसरा चौथा अपनी पसंद के हिसाब से दे देते हैं। अब देखो हमें इसमें एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे हमें एक विजयी उम्मीदवार चाहिए, यानी हमें एक उम्मीदवार चाहिए, सिर्फ एक। ठीक है, हमें एक उम्मीदवार चाहिए। अब देखो टोटल उम्मीदवार वहां से खड़े कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, लेकिन हमें एक ही चाहिए। कुल मतदाता कितने हैं, 100 है, यानी मत यानी वोट देने वाले कितने हैं, 100 है। अब देखो 3 उम्मीदवार है, हमने माना OPQ 3 उम्मीदवार है। ठीक है, और फर्स्ट प्रेफरेंस यानी सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। ठीक है, सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ओ को कितने वोट दिए, सबसे ज्यादा पसंद करने वालों में फर्स्ट नंबर वाले यानी फर्स्ट वरीयता किसे दी, 48 लोगों ने ओ को दी, पी को दी 32 लोगों ने, क्यू को दी 20 लोगों ने, कि हमें सबसे पहले नंबर पे ये वाला इतने लोगों को पसंद है, सबसे नंबर 1 पे ये वाला इतने लोगों को पसंद है। ठीक है, ये वाला इतने लोगों को पसंद है, इन्होंने फर्स्ट वरीयता दे दी। लेकिन देखो इसमें भी क्या होता है, ये नहीं है कि सबसे ज्यादा वाला जीत जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इतनी सीट होगी तभी वो जीता जाएगा, यानी जीतेगा उम्मीदवार। इसमें भी क्या है, यही वाला फॉर्मूला जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को, यानी कुल मतदान, ठीक है, अपॉन में कुल उम्मीदवार +1 ब्रैकेट के बाहर +1। तो देखो अब हम इसमें निकाल लेते हैं, हमारे कितने कुल उम्मीदवार 3 है। ठीक है, और कुल मतदाता 100 है। देखो अब इसका हम वो निकाल लेते हैं कि न्यूनतम कितने वोट होने चाहिए तब जाके वो उम्मीदवार जीतेगा। ठीक है, तो हमारे कितने मतदाता कितने हैं, 100 है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, वहां पे हम 4 प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें एक ही उम्मीदवार चाहिए, तो हमने यहाँ पे 1 + 1। ठीक है, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर 1 था। ठीक है, फॉर्मूले में। ठीक है, 100 और ये 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए, ये कट गया, कटने के बाद क्या है, 50 + 1 था ब्रैकेट के बाहर +1, और 50 + 1 कितने हो गए, 51। तो एक उम्मीदवार को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, 51। ठीक है, अब देखते हैं हम, देखो यहाँ पे किसी के 51 वोट है, नहीं है, तो इसमें से क्या हुआ, कोई भी अभी जीता नहीं है।
ठीक है, भले इसके सबसे ज्यादा नंबर हो, लेकिन ये अभी जीता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अब हम देखते हैं सबसे कम वोट किसको मिले थे, इसको मिले थे। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इसे हटा देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, वोट खराब नहीं होते। ठीक है, इसके वोट क्या होते हैं, वरीयता के हिसाब से इन दोनों में बांट दिए जाते हैं। यानी कैसे, देखो, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में 20 लोगों ने माना, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया होगा, सेकंड पे इन दोनों में से किसी को दिया होगा। ठीक है, चाहे इसे दिया होगा सेकंड या फिर इसे दिया होगा सेकंड। तो हम इसकी क्या करेंगे, क्यू वालों को सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे, यानी वरीयता देखेंगे। तो सेकंड पे इनमें से कितने लोगों ने ओ को दिया, कितने ने पी को दिया। देखो, हमने माना सेकंड वरीयता यानी सेकंड प्रेफरेंस क्यू वाले उम्मीदवारों ने, सॉरी वोटरों ने ओ को कितने दिए, 12 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दी। ठीक है, बी पी को कितने लोगों ने दिया, 8 लोगों ने दिया। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, इनके पहले वाले वोटों में जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले कितने वोट थे इसके, 48 थे ओके, प्लस इसको सेकंड प्रेफरेंस कितनी मिली थी, 12। ठीक है, 12, इसे 12 मिल गई। और पी को कितने मिले थे, 32। ठीक है, अब और बाद में कितने सेकंड प्रेफरेंस में मिले, 8। तो हमने इसे जोड़ दिया। अब देखो, जोड़ने के बाद क्या, 60 आया, इसका 40 आया, टोटल तो 100 हो गए। ठीक है, लेकिन अब देखो, इसके 50 + 1 हुए, इसके हो गए, इसके नहीं हुए। तो जीतेगा कौन, क्यू, सॉरी ओ जीतेगा, क्योंकि इसके क्या हुआ, 51 से ज्यादा हो गए। 51 होते तो भी यही जीतता, क्योंकि हमने जो कोटा निकाला था, यानी फिक्स जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, 51, और इसके 51 से ज्यादा है, तो कौन सा जीता, वो इसमें जीत जाए। इसमें भी क्या होता है, वोट खराब नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने ये पढ़ लिया, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हमने दोनों पार्ट पढ़ लिए। अब हम पढ़ लेते हैं सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। देखो, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, इसे भारत में अपनाया गया। ठीक है, ये एक बहुत ही सरल विधि है, इसमें ये हर देश में काम कर सकती है, जहाँ पे कम जनसंख्या हो वहां पे भी, जहाँ पे ज्यादा हो वहां पे भी। जैसे इसमें क्या होता है, देखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में सबसे अधिक वोट पाने वाला विजय होता है, यानी जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले, चाहे एक ही वोट सभी से ज्यादा क्यों ना हो, वही क्या होगा, जीत जाता है। जैसा हम एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, देखो, मानो यहाँ पे ए है, ठीक है, बी है, सी है। ठीक है, टोटल हमने माना वोटों की संख्या कितनी हुई, 10। ठीक है, इसको कितनी मिल गई, 6 मिल गई। इसको कितनी मिली, टोटल 3 मिली। चलो, सी को कितना मिला, 6 3 9 हो गए, 1 मिल गया। ठीक है, अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा किसे मिला, ए को मिला, तो इसमें कौन जीत जाएगा, सीधा सीधा है, ए जीत जाएगा, चाहे उसके वोट इन दोनों से एक ही क्यों ना ज्यादा होते, तब भी जीत जाता। ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ भी है, जीत का अंतर 1 वोट भी हो सकता है, चाहे 90%, सॉरी, चाहे 50% इनके वोट होते और इसके 51 वोट होते, तो भी यही जीत जाता, क्योंकि इसका 1 वोट तब भी ज्यादा होता। ठीक है, इसमें इसलिए इस विधि में क्या बोलते हैं कि जो जीतता है उसी का सब कुछ होता है, यानी इसके इन सब का कुछ भी महत्व नहीं हुआ, इनके वोट क्या हो गए, बेकार हो गए। ठीक है, इसमें वोटों की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है। और ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि काम जल्दी हो जाता है, समय कम लगता है। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, देखो एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा था जितनी सीटें मिल रही थी उतने ही क्या होता था, उम्मीदवारों को चुन लिया जाता था। ठीक है, हमने देखा था ना, ऊपर के 1 2 3 चुन लिए गए, बी वाली पार्टी ने 1
ठीक है, उसे एक सीट मिली। तो अब अगला देखो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो प्रकार होते हैं। जैसे इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, यानी उसमें क्या था, पूरे क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, यानी पूरे देश में ही एक साथ चुनाव कराया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव से प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दे दी जाती है। दूसरा प्रकार क्या होता है, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, यानी कई क्या होते हैं, कई भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब देखो आगे का हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।